आरोप पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में पुष्कर अवस्थी जी हैं और वैलोक पाटिल। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में तीसरे राउंड का लोकसभा पोलिंग होने वाली है। प्रचार सारी पार्टियां कर रही हैं। कहने को रायबरेली से राहुल गांधी भी उतर गए हैं। तो थोड़ी बहुत चर्चा उत्तर प्रदेश में चुनावी और तेज हो गई है। और वो तेज भी अलग-अलग कारणों से हुई है। कहीं कॉन्फिडेंस बोल रहा है, कहीं जो है भागम-भाग हो रही है, कहीं ये कहा जा रहा है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में चुनाव जो बड़ी शांति से निपट रहा था और जब स्टेटस को मेंटेन जैसी स्थिति लग रही थी, तो थोड़ी बहुत चर्चा है। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में योगी जी की वारंटी और मोदी जी की गारंटी के साथ चल रही है, जिस उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गरज रहा है हर ऐसी दुष्टता के खिलाफ, आप सोचिए कि न सिर्फ चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन का मामला केस दर्ज हुआ है, बल्कि 188 और 295 ए आईपीसी की उसको भी अप्लाई किया गया है। 188 अजीब सा एक्ट है। ये क्यों लगा है, ये हमारे पैनल स्पीकर बताएंगे। महामारी में कोई अफवाह और उल्लंघन करने की धारा है 188। 295 ये है हेट स्पीच की, मजहबी हेट स्पीच। ये मामला है क्या? ये मामला हुआ ये कि मारिया आलम, ये सलमान खुर्शीद की भतीजी है और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के लिए फर्रुखाबाद में एक रैली कर रही थी। सलमान खुर्शीद मंच पर उपस्थित थे और मारिया आलम ने भाषण देते हुए ये कहा कि मुसलमानों, अब इकट्ठा हो जाओ और संघियों के खिलाफ ऊट जिहाद करो। साहब, ये जिहाद और ऊट, पुष्कर दा, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जहां बुलडोजर गरज रहा है, वहां भी इंडी गठबंधन, जो कि पहले ही मुस्लिम लीग के एजेंडे पे आगे बढ़ चुकी है और अब उसके नेता इंडी गठबंधन के कैंडिडेट का प्रचार करते समय वोट जिहाद जैसी चीजों पे आ गए हैं। किस बात का जिहाद? अभी तक लव जिहाद देखा, लैंड जिहाद देखा, हर तरह के जिहाद देखे, अब ये वोट जिहाद। पहले तो ये समझा दीजिए, ये वोट जिहाद से उनका तात्पर्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि कई जिहादों में एक नए शब्द का गढ़ा गया है, वो है वोट जिहाद। जिहाद जब शब्द आता है तो सब भी इस्लाम के स्कॉलर जो है, मुल्ला मौलवी सब जो है उसको लीपा पोतनी कर लेते। जिहाद के 50 तरीके के मायने जो है निकालने लगते हैं। ये कुरान में जिहाद ये कहा गया, वो क्या, लेकिन दुनिया जिहाद को क्या समझती है? मेन बात ये, मुख्य बात ये, जिहाद पिछले कई दशकों से और विशेषतः अभी का जो अंतराल काल चल रहा है, उसमें जिहाद का मतलब तो यही होता है कि वो होता है मुसलमानों द्वारा काफिरों के विरुद्ध हथियार उठाना या उनका खात्मा करना। वो जिहाद जो है उसी का है एक जो है लोकतांत्रिक रूप है। चुनाव के द्वारा आप जिहाद करें। जिहाद का अर्थ ये है कि यदि भूले भटके कोई मुसलमान भी जो है गलती से मकान मिल गया है या उसको शौच मिल गई है, खाना मिल गया है, या किसी लड़की को 3 तलाक से मुक्ति मिल गई है, तो वो यदि गलती से भी कमल की तरफ बढ़ रही है तो उसका भी जो है उसी में शुमार हो जाए जिसलिए जिहाद किया जाता है। ये स्पष्टता उन्होंने हुक्का पानी बंद करने के लिए भी कहा है उसमें, कि जो लोग इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं भाजपा के नेताओं की या उसमें, तो उनका हुक्का पानी में, ये बेसिकली थ्रेट है। ये जो वोट जिहाद है, ये जिहाद बहुत क्लियर कट जो है 15 अगस्त 1947 के समय में जो हमारे साथ हुआ है, उसी का ही जो है ये अंतिम चरण है। जो पीएफआई और जो ये लोग जो है 2047 में भारत को गजवा हिंद करके इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, उसी का ही जो है रूप है। ये रूप इसलिए आपको सामने दिख रहा है कि ये अभी 2024 में ना दिखता, ये आपको दिखता 2040 के दशक में दिखता। लेकिन क्योंकि ये जो है पहले ही जो है समय से पहले भंडाफोड़ हो गया, समय से पहले एक राष्ट्रवादी सनातनी सरकार भारत पे आ गई और जो अपने कर्मों द्वारा जनता के जाति बंधनों को तोड़ते हुए, मैं धर्म के बंधन को यहाँ नहीं कहूंगा,
जाति बंधनों को तोड़ते हुए सनातनियों को, हिंदुओं को एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे इस संख्या में लाने में सफल है कि जहां पर 2024 में 2014, 2019 से ज्यादा संख्या बल से आने का पूरा पूरा विश्वास न सिर्फ सनातनियों को बल्कि इस धारा के विरुद्ध जो वोट जिहाद कर रहे हैं उनको भी है। तो इसलिए उनके लिए एक एक वोट, एक एक सीट मायने रखती है। आज की तारीख में जब जो है कांग्रेस तो पूरी तरीके से मुस्लिम लीगी हो चुकी है, आज की तारीख में उनके लिए सिर्फ एक ही वोट बैंक महत्वपूर्ण है, वही महत्वपूर्ण है मुस्लिम, जिसका वो राहुल गांधी जो है एक छत्र नेतृत्व करना चाहते हैं। और उस 18-17% वोट और साथ में सेकुलर बीमारी से, गंभीर बीमारी से पीड़ित विक्षिप्त हिंदुओं के वोट पे उनको भरोसा है। ये एक समझ लीजिए, इसको मैं कहता हूं कि जिस तरीके से एक प्रेशर कुकर में सीटी होती है, तो जो पहले जो एक बसपा सपा ये सब जो खड़ा करती थी या जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है बड़ा पिछले 10 साल से बड़े सेवा भाव से जो है लगे हुए हैं सबका विकास में, तो वो एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह था, जहां पर उनके ऊपर उनकी आकांक्षाएं जहां पर फटे लगती तो सीटी बच जाती थी और कुछ देर के मामला निपट जाता। लेकिन अब 2024 हम अपने अंतिम चरण में पहुंच गए जहां पर अब सीटी नहीं बजनी। मैं उसको देख रहा हूं कि ऐसे प्रेशर कुकर की जहां पर सीटी फंस चुकी है, ये आपको अभी नहीं दिख रहा, अभी मुझवारी दिख रहा है। 4 जून 2024 के परिणाम आने के बाद ये प्रेशर कुकर फटेगा फटेगा फटेगा। हमको जो है इस पे गंभीरता चिंतन करना है। ये जो अनर्गल बात नहीं निकली है, ये जानबूझ के कही गई है। ये जो है उसको जो है कहना, इसको तवा को गर्म रखने की कोशिश है। ये एक तरीके से आपको भाग्यशाली इस संदर्भ में है कि ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इतना ही कर सकते हैं 4 जून तक, 4 जून 2024 तक केवल जो है मुंह से वाणी सुता, लेकिन जो है अन्य जगह पे उतने सौभाग्यशाली लोग नहीं रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से कट्टरपंथी इस्लामियों की कॉल है, अजान है, जिसमें जो है जिसके इस अजान के पीछे 90% मुसलमान छुप जाएगा और अपने को जो है भारतवासी कहेगा, अपने को राष्ट्रवादी कहेगा, अपने को कहेगा नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आवाज इस अजान के विरुद्ध नहीं उठाएगा। तो हम जो आज 5 तारीख को कर रहे हैं, देखिएगा 1 ही महीने का पर है, 1 महीने की जो है और कुकर, प्रेशर कुकर, मैं इस वोट जिहाद को एक फटने वाले प्रेशर कुकर से ज्यादा या कम बिल्कुल नहीं समझता हूँ। बिल्कुल, ये जब आपने बात कही और मैंने भी शुरुआत में इस बात को जताया कि ये कहाँ हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उस उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिसके लॉ एंड ऑर्डर का डंका पूरे देश में बज रहा है और योगी जी का मॉडल जो है पूरे देश में इसी बात के लिए जाना जा रहा है। तो ये गंभीरता बताती है कि अगर यहाँ पर इस तरह से शाब्दिक जिहाद की शुरुआत हो चुकी है, तो फिर ये बम आगे कहाँ तक फटेगा, ये बात साफ तौर पर दिखाई देती है पुष्कर दा। अच्छा व्यालोक भाई, मंच पर सलमान खुर्शीद भी मौजूद था और मजे की बात यह है दर्शकों की मारिया लोहिया जो है, मारिया आलम जो है, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जो समाजवादी पार्टी से खड़ी है साक्य, उनके लिए इंडी गठबंधन के तरफ से ये प्रचार कर रही थी। जब विवाद हो गया, वायरल हो गया वीडियो, एफआईआर कायम हो गई। मैं चाहूंगा कि बताइएगा ये महामारी एक्ट में क्यों हुई? 188 में तब से सोच रहा हूँ, बहरहाल मेरा चूंकि इंटरेस्ट है जरा कुछ धाराओं में और कैसे भाई 295 तो समझ में आता है, कैपिटल ए 295 की हेट स्पीच। सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर जो पुष्करदा ने कहा कि सो कॉल्ड अपने आप को साफ सुथरा दिखाते हुए कहेंगे कि नहीं साहब ये आम मुसलमानों की बात नहीं है। सलमान खुर्शीद ने उसका उदाहरण ऑलरेडी दे दिया। उन्होंने अपनी बात में कहा देखिए सामान्य तौर पर मैं ऐसी बातें कहने से बचता हूं, ऐसी बातें कहने से बचता हूं, इसी में इस बात का राज भी खुला हुआ है कि ऐसी बात जानबूझ के कही जा रही है। इसमें आपके प्रिय पात्र विषधर राहुल गांधी, विषधर शब्द के लिए मैं आपको कोट कर रहा हूं, उनके रायबरेली से उतर जाने, मुस्लिम लीगी एजेंडे पर कांग्रेस के कायम रहने और आगे बढ़ जाने, उससे हौसला अफजाई के बाद ये वोट जिहाद की बात आ गई है। क्या इसमें राहुल गांधी कनेक्शन भी देख रहे हैं? क्योंकि ये बात भी उत्तर प्रदेश से बोली जाए।
सबसे पहले तो हमें कुछ शब्दों पर बात करनी होगी, कुछ किताबों पर बात करनी होगी, किसी कौम पर बात करनी होगी, उसके बाद ये सब इतर विषय हैं। समस्या के मूल पर जब तक बात नहीं होगी तब तक ये चीजें सुलझेंगी नहीं। भाई कभी वोट जिहाद हो जाता है, कभी आप लव जिहाद की बात करो तो उसको नकार दिया जाएगा। एक तरफ रहना चाहिए ना, घोड़ा भी चलेगा और चतुर भी चलेगा, ऐसा कैसे हो? भाई जब रामायण को तुमको गाली देनी होती है, जब हमारे आराध्य को तुमको गरियाना होता है, तो तुम रामचरितमानस का शंबुक वध और क्या क्या निकाल लाते हो, ढोल गवार रामचरितमानस का। और जब राम सेतु की बात आती है या फिर राम से जुड़े स्मारकों के संरक्षण की बात आती है, तो तुम खड़े हो जाते हो कि रामायण तो एक मिथक है। अगर मिथक है तो वो अत्याचार भी नहीं हुए, और अगर सच है तो फिर सब सच है। ये सेलेक्टिव रीडिंग का जो रोग है ना, और ये इस देश में दुर्भाग्य से हिंदू प्रथम प्रधानमंत्री और उनके कम्युनिस्ट मानस पुत्रों की देन है। क्योंकि आपको अपने देश के बारे में इतना कम बताया गया, और जो भी बताया गया वह ऐसी चीजें बताई गई कि आप उस पर लज्जित हों, शर्मसार हों, गर्व करने लायक चीजों को छुपा लिया गया। इसलिए आज की ये स्थिति है कि हम लोग आज इस पर चर्चा करने बैठ गए हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि 47 की आजादी के बाद इन शब्दों पर खुल के चर्चा होनी चाहिए थी। सबसे पहले जिहाद पर चर्चा होनी चाहिए थी। और ये जो लिपापोती चलती है ना कि खुद से जिहाद है, और हम लोग जैसे रमजान के रोजा को भी ये लोग कह देते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं कि उपवास मतलब तन से उपवास, मन से उपवास, यौन से उपवास, तमाम चीजों से उपवास। तो व्याख्या करने को कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद कुरान देखिए तो उसमें जो जिहाद का अर्थ बताया गया है, उसमें जो काफिरों के बारे में कहा गया है, उसमें जो पवित्र माहों के खत्म होने के बाद की बात कही गई है, वो सब ऑन द रिकॉर्ड है साहब। लेकिन आप उस पर बात ही नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप ये वीडियो बस इतना सुने और कुछ अब्दुल एफआईआर दायर कर दें, हो सकता है, क्योंकि वो जो ब्लॉकेज है ना इस्लाम का, वो सबसे पहले आपके दिमाग को इतना बंद कर देता है कि आप उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। आपको आंख के अंधे को अगर कहा जाएगा कि भाई कुरान की फलानी आयत में फलानी बात है, तो आप उसकी भी व्याख्या करने लगेंगे। पहले ट्रांसलेशन वाले को गरिया देंगे कि अंग्रेज वालों की साजिश है जी। फिर जब आप अरबी के जानकार को बुला देंगे तो वो कहेगा कि नहीं जी, इसकी वहां तक पहुंच नहीं है, रसाई नहीं है इसकी वहां तक। अल्लाह के शब्दों को जो तर्जुमा कर सके या जो बता सके, वो उस स्तर तक रसाई नहीं है साहब। तो कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन आप जिहाद देखिए, जिहाद से जुड़ी आयतें देखिए, सीधी सी बात है। ये बार बार जो लीपापोती होती है ना कि इस्लाम शांति का मजहब है और कुरान में ऐसी बातें नहीं कही गई तो उसकी अलग व्याख्या है, भाई इसको बंद करना चाहिए। और मैं कहता हूं हर एक हिंदू को, हर एक गैर इस्लामिक रिलीजन वाले को या धर्म वाले को, मैं एक ही बात कहता हूं कि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो या ना पढ़ो, आप कुरान जरूर पढ़ो और उस पर चर्चा होने दीजिए। बहुत सारे इस्लाम के अंदर के लोग हैं जो चाह रहे हैं कि चर्चा करें। भाई जब राजा राममोहन राय आगे बढ़े तो समाज ने उनका समर्थन किया ना, तब तो इतनी चीजें हुई। और हिंदुत्व के बारे में कहा जाता है कि कछुए की तरह है, संकट आता है तो अंदर हो जाता है, और जब संकट गुजर जाता है तो खुद की गति में वो म्यूटेट हो जाता है। हिंदुत्व एक ऐसा धर्म है जो लगातार म्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और इसीलिए आज का 24वीं सदी का हिंदुत्व अगर आप 7वीं सदी से मिलाएंगे तो बहुत कुछ उस वक्त का आदमी अभी को नहीं पहचान पाएगा। हमारे जैसे हिंदुत्ववादी 1910 के आर्य समाज के समय के हिंदुत्व को नहीं पहचान पाएंगे। उस समय जो पैम्फलेट निकल रहे थे, उस समय जो बातें हो रही थी, ऐसा लगेगा आपको पढ़ के कि डेजा वू हो रहा है, जैसे 2024 में वही सारी बातें गौरक्षा की हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। और उनको जिस तरह सांप्रदायिक ठहरा दिया गया, इतिहास से खारिज कर दिया गया आर्य समाज को, ब्रह्म समाज महज कुछ
नफीस लोगों तक सीमित रहा, लेकिन उसके बारे में इतिहास में आप देखिए कितना पढ़ाया जाता है। और आर्य समाज जो जिसने गुजरात बचाया, जिसने पंजाब बचाया, राजस्थान बचाया हिंदुत्व के लिए, उसको इतिहास से साफ कर दिया गया है। क्यों? सवाल बहुतेरे हैं सर, बहुत पूछने लायक हैं। दिक्कत यह है कि हमने सोचना और सवाल पूछना बंद कर दिया है। हमको जो पढ़ाया जा रहा है हम लोग वही पढ़ रहे हैं। इसलिए जिहाद पर चर्चा कीजिए, और वोट जिहाद भी होता है, लव जिहाद भी होता है। भैया जब मसाला जिहाद हो सकता है, आप किसी भी चीज से जोड़ दीजिए जिससे काफिरों को नुकसान हो। एक शब्द में जिहाद की परिभाषा, जिससे काफिरों को नुकसान हो, क्योंकि आज 2024 में आप सीधे उनके कत्ल की बात नहीं कर सकते। हालांकि पवित्र किताब में ही वाजिबुल कत्ल जो बताया गया है उसकी परिभाषा जरा देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जी और अगर ये लोग मुझे चुनौती देंगे तो मैं बाकायदा आयतों के साथ आ जाऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन जी मैं ये कह रहा हूं कि सभी शब्दों के सही मायने समझने की जरूरत है, और तब उन पर चर्चा करने की जरूरत है, मूल पर चर्चा करने की, चोट करने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये अब वो पेन किलर से संभलने वाली बात नहीं है। ये पैरासीटामॉल खाके बुखार उतारने वाली बात नहीं है। इस पर तो आयुर्वेदिक मॉडल होगा। और आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है व्यालोर जी। आप जिस संदर्भ में ले गए निश्चित रूप से। अच्छा पुष्कर दा, समाजवादी पार्टी की ये नेता है सलमान खुर्शीद की भतीजी। अब क्या ये मान लिया जाए कि एक बात जो पिछली चर्चा में एक वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी इंडिया अलायंस अब केवल एक्सट्रीम पर जाके मुस्लिमों को एक साथ ये अंदाजना चाहती हैं कि कितने मुस्लिम हम जब हर तरह की नफरत उनके बिहाफ से कर बैठे तो हमारे पीछे खड़ा होते हैं। क्योंकि 2024 में जीतने की लड़ाई तो कहीं इंडी गठबंधन दिख नहीं रहा है और न लड़ रहा है वो। उत्तर प्रदेश में ही अगर मैं बात कह लूं तो केवल 3 सीटों पर पर्चा भरा है। ब्यालोक भाई के साथ एक बातचीत में कल ही वो वीडियो है जिसमें रायबरेली अब जुड़ गया है, जहां पर इंडी गठबंधन या विपक्ष चुनाव लड़ते हुए दिख रहा है। मैनपुरी कह लीजिए और कन्नौज कह लीजिए। इसके अलावा हमारे दर्शक किसी इंडी गठबंधन के कैंडिडेट का नाम एक झटके में अगर पूछ दिया जाए तो नहीं लिख पाएंगे। हम भी अगर बताना पड़े तो बड़ा मुश्किल से बताएंगे। ये यकीन बात है, सच बात। ऐसे में क्या अब ये सिर्फ ये आंकना चाहते हैं कि हमारे झोले में कितने अब्दुल आ सकते हैं? ये सिर्फ इस बात की कवायद है। देखिए ऐसा है कि इसकी शुरुआत देखिए भाजपा को छोड़ के पूरे भारत में जो भी दल है, राजनीतिक दल, उनकी जीत की स्ट्रेटजी में, जीतने के रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण एक ब्लॉक वोट है, वो है मुसलमानों का। और इसी को तुष्टीकरण और इसी ब्लॉक को बचाए रखने के लिए, इसको अपने साथ जोड़े रहने के लिए 15 अगस्त 1947 से तुष्टीकरण की नींव रख दी गई थी। कांग्रेस ने इसकी नींव रखी और 80 के दशक में आते आते उस ब्लॉक को जो है क्षेत्रीय दलों में हड़प लिया धीरे धीरे। उसकी अपने ऐतिहासिक कारण थे कि ऐसा क्यों हुआ। आज 2024 जब आया है तो कांग्रेस ने इसमें लीड ली। कांग्रेस जो कि पूरे भारत से साफ हो चुकी, कुछ जगह जो है इनवेरेबली जो है जहां पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है और क्षेत्रीय दल नहीं थे, वहां पर जो है इसका जो है प्रयोग किया गया। तेलंगाना और कर्नाटका की जीत से उनको ये परसेप्शन मिला कि उनकी ये स्ट्रेटजी काम कर रही, क्योंकि जहां पर यदि 90% या 100% यदि वोट, मुस्लिम वोट यदि किसी हवाई दल के पीछे आ जाएगा तो हिंदुओं में 20-25% मूर्ख, विक्षिप्त या धर्मनिरपेक्षता के बीमारी से टर्मिनली इल हिंदू हमारे साथ रहेगा ही रहेगा, चाहे स्वार्थवश रहे किसी कारण से, या जो इसलिए कि उसको मोदी का चेहरा पसंद नहीं है या उसको भाजपा पसंद नहीं।
तो इस कॉम्बिनेशन, और जब भी इस तरह कॉम्बिनेशन मिला के आप 38 से लेकर 40% के वोट बैंक पे आप यदि विश्वास करने लगते हैं कि मिलेगा, तो आपको जो है जीत सामने दिखाई देने लगती। तो राहुल गांधी ने के संग जो उनकी टीम है, जो कि हम सबको मालूम है कि पूरी तरीके से रेडिकल लेफ्टिस्ट विचारधारा से है, तो उन्होंने अपना जो है कलेवर जो है चरित्र जो है कांग्रेस का बदल दिया और वो पूरी तरीके से मुस्लिम के सामने आ गई। क्योंकि यदि उसको उत्तर भारत में कांग्रेस को फिर से रिवाइव होना है, जो महत्वपूर्ण राज्य, वहां पे उसको जो है 100% जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी को सामने करना पड़ेगा कि हम आपके जो है एक मुश्त नेता है, क्योंकि उसी के बाद फिर वो बार्गेन दूसरे क्षेत्रीय दलों से वो कर सकती है जिन्होंने उनका वोट बैंक चुराया है। इसीलिए बिहार, उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल जिनसे समझौते किए हैं, उनका भी वोट बैंक जो है मुस्लिम। सपा ने भी जो कांग्रेस से जो है वोट उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण जो है ये मुस्लिम वोट बैंक ही था, क्योंकि अखिलेश यादव को यह कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारे साथ जो है जिस तरीके से 90% मुस्लिम वोट उनके संग 2022 के विधानसभा चुनाव में रहा था सपा के साथ में, लेकिन उनको इस बार विश्वास नहीं था, क्योंकि इतना स्ट्रांग पोजिशनिंग मीडिया के द्वारा या स्वयं अपनी बातों से राहुल गांधी ने किया था कि वो जो है जिन्ना के बाप लगने लगे थे। या कह सकते हैं कि 2024 के भीतर में पीरियड में 1946-1947 के जिन्ना की जगह पोजीशन जो है, मतलब ओवैसी तक को रिप्लेस जो है राहुल गांधी ने कर दिया आज की तारीख। 4 कदम आगे निकल गए थे ओवैसी से। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरा सवाल भी यही था जी। इसीलिए जो है जो क्षेत्रीय दल है उनका आना हुआ, और इस बार ये देखिए है जीतने के लिए कोई नहीं लड़ रहा, क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं आगामी विधानसभा। कांग्रेस को विधानसभा तो उतना मतलब नहीं है, क्योंकि वो जब विधानसभा होगा तो यदि उसके साथ जो ये 18% ऑल इंडिया लेवल पे यदि ये वोट बैंक रहेगा, तो उनको लगता है कि हम बार्गेनिंग पावर में जो है विधानसभा की उत्तर प्रदेश हुए जब बिहार है वहां बड़े स्ट्रांगली फुटिंग पे रहेंगे। क्लेम कर पाएंगे, हमको इस वोट बैंक के चक्कर में, हाँ, जो इस वक्त समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ इसलिए वहां की बात कर रहा हूँ, तो इनका निगाह 2027 के चुनाव पे 27 पे बात वही हो गई। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये 2024 तो जहन में है ही नहीं है, क्योंकि ये बिसात नहीं है कि 2024 में ये कहीं मैदान में है। तो कुल मिला के ये आगे का जिहाद है, ये कांग्रेस का जिहाद है, ये समाजवादी पार्टी का जिहाद है। ये भले निकला है मारिया नाम की लड़की से जो समाजवादी पार्टी के नेता है, और सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के नेता है, उनकी भतीजी है। व्यालोक भाई, एक चीज अब यहाँ पर आता हूं, आपने बार बार बड़े अच्छे तरीके से कहा कि भाई देखिए ये पैरासीटामॉल और छोटा मोटा दवाई वाई से बुखार नहीं उतरने वाला है, इसके मूल पर बात कीजिए तभी बात होगी। अब्राहमिक रिलीजन्स को आप हमेशा कोट करते हैं, और जब बातचीत में हमारे निकलता है तो ये दर्शकों तक को पता होगा, जो हमारे दर्शक रेगुलर हैं, जो आपके वीडियोस आपकी चर्चाएं देखते हैं, आपने अब्राहमिक रिलीजन यानी किताबी मजहब में अगर ईसाइयत को साथ रखा है, इस्लाम को साथ रखा है, तो उसी के साथ तीसरा हम लोगों ने कई बातचीत में निकाला है कि कम्युनिस्ट, यह भी एक किताबी इब्राहिमिक रिलीजन की तरह है। तो ये जो इस्लामिक यानी कांग्रेस का मुस्लिम लीगीकरण, और उसके साथ राहुल गांधी और उनके आसपास ये जो दादा ने कहा कि रेडिकल कम्युनिज्म, रेडिकल कम्युनिस्ट का कब्जा कांग्रेस पे, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है 3 इब्राहिमिक रिलीजन्स का, और उसका नतीजा है कि ये जिहाद 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 और हर तरह की जिहादी बात। इस पर हम लोगों को एक नहीं 2-3 वीडियोस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये विषय बहुत विशद है। फिलहाल पॉइंट के तौर पर मैं कुछ बातें कह देता हूँ। तीसरा अब्राहमिक रिलीजन इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा रिलीजन की जगह अब पॉलिटिकल थॉट की बात करता हूँ। आप इल्हामी किताबें पढ़ें, आसमानी किताबें पढ़ें, तो आपको उसमें कोई मेटाफिजिक्स नहीं मिलेगा। उसमें 90% बातें पॉलिटिक्स की हैं, पॉलिटिकल हैं, विजय की हैं, साम्राज्य निर्माण की हैं, वगैरह वगैरह, कर कैसे दिया जाए, महसूल कैसे किया जाए। और यह भी याद रखा जाना चाहिए कि मोहम्मद के निधन के करीब 300 वर्षों बाद वो सब व्यवस्थित होना शुरू हुआ, जब उस पॉलिटिकल थॉट को एक रिलीजन की शक्ल दी गई, मजहब की शक्ल दी गई। तो फिर वो ईरान वगैरह से शुरू हुआ और तमाम जगहों पर गया। फिर बाद में उसमें सूफीवाद आया, कई
लोगों का कहना है, मैं इस पर अधिकारी होने का दावा नहीं करता, कि वेदांत के करीब जब आया इस्लाम, तो उसके जो पुराने लोग थे, जैसे जो कन्वर्ट हुए हों या जो सॉफ्ट हार्टेड थे, वो अद्वैत की तरफ मुड़े और फिर वहां से तसव्वुफ या सूफीवाद का जन्म हुआ। जी। तो बातें तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो बहुत सारी करनी होंगी, लेकिन एक चीज तय है कि जो दर्जा किताबें और उनके पैगंबरों का है, वो आपको कट्टरता के सिवाय कुछ नहीं सिखाता है। और मैं बार बार उसमें सारे अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट को और मार्क्सिज्म भी एक पॉलिटिकल थॉट है, तो इसलिए मेरे लिए उसकी तुलना बहुत आसान है। अब सवाल ये है कि अब आप इस डर से इस बातों पर चर्चा नहीं करेंगे कि भाई फतवा निकल जाएगा या ये हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है। एक्स मुस्लिम्स को भी करनी चाहिए, मुसलमान समाज को खुद अपने अंदर ये सब चर्चा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा वर्ग ही जो है वह एकदम से कट्टर हो चुका है। कुछ तो लोग होंगे जो चलिए, ये रीजन की खुशफहमी बात अच्छी है, सुनेंगे। ये खुशफहमी अच्छी है, इसको भी देखना पड़ेगा ये कितना प्रामाणिक है। ये नरेंद्र मोदी जी ने भी सबका साथ और या वाह करके देख लिया, उसके बावजूद ऐसे तमाम कोट्स और ऐसे वीडियोस व्यालोक जी घूमते हैं जिसमें कहा कि शौचालय मिला, मोदी ने घर दिया, मोदी ने राशन दिया, मोदी ने आयुष्मान दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने सड़क दिया, पानी दिया, लेकिन वोट हम मोदी को नहीं देंगे क्योंकि हमारा मजहब कहता है। जी, अंतिम टिप्पणी आपकी एकदम समेटेंगे। अंतिम टिप्पणी बस यही है कि वही मैं फर्क बताना चाहता था कि वो 1% लोग जो हैं, अभी आप देखिए नुक्कड़ नुक्कड़ पर तकरीर हो रही है, तो वो अगर उनके अंदर थोड़ी भी तार्किकता बची हो ना, तो वो डर के मारे उस तार्किकता को कुंद जहन करते हैं। और फिर जरा आप 2 साल के बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं तो 20 साल तक जाते जाते वो ट्रेंड हो चुका रहता है। मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इल्हामी किताबों पर, उसके अंदर से और बाहर से चर्चा होनी चाहिए, समस्या के मूल पर चर्चा की, बाकी सब बहुत शाखाएं प्रशाखाएं हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। समस्या के मूल पर चर्चा करिए। इलाज आयुष पद्धति से होना है, चाहे वो योगासन हो, चाहे शीर्षासन हो और चाहे कड़वे घूंट हो, वो करने पड़ेंगे। और तभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बंगाल जाते हैं तो सीधे कह देते हैं कि अगर ये स्थिति और इस तरह की स्थितियां अगर उत्तर प्रदेश में हो तो हम उल्टा लटका देंगे, क्योंकि अगर सीधे रास्ते पर चलना नहीं आता तो फिर उल्टा लटकना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि कड़वे दवाई पीनी पड़ेगी। 5 साल 5 साल 10 साल इलाज करते हो गया 2024, अब आप आईसीयू में जा रहे हैं क्योंकि 10 सालों में आपने जनरल वार्ड से लेके प्राइवेट वार्ड से लेके तमाम नर्सों की सुविधाएं और तमाम केयर, खाना पीना सब कुछ किया। अब आप चले हैं आईसीयू की तरफ, और अगर नहीं सुधरे तो 2024 के टर्म में आप पहुंचेंगे ऑपरेशन थिएटर की तरफ। तो ये है, आप जिहाद करेंगे तो सामने सरकार चुप नहीं रहेगी, समाज चुप नहीं रहेगा। आप अगर काफिरों के खिलाफ और जिहाद तक आएंगे तो ये जिहाद, संग्राम और वध दूसरी तरफ से भी शुरू होगा। शाब्दिक वध से आगे तक आप जबान खोलेंगे, यहां भी जबान खोली जाएगी। इस बात के लिए अब तैयार रहे। और भारत की जनसंख्या, भारत का मतदाता लगातार 2014 से दशकों अपनी उंगलियों से जबान खोल रहा है। आप सभी इस बात के लिए तैयार रहिए। उधर से जिहाद का आगाज हो चुका है, आज शाब्दिक जिहाद चल रहा है, कल फिजिकल जिहाद होगा। और जिहाद के क्या वैश्विक मायने हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें भी अब चुनाव को चुनाव नहीं, धर्म युद्ध मानकर लड़ना होगा, उंगली दबानी होगी, अधिक से अधिक मतदान करना होगा। ये हाथ जोड़ के आप सभी से अपील है। पुष्करदार व्यालोक भाई, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा करते हैं खत्म। हमें कमेंट में लिख के बताइएगा ये चर्चा आपको कैसे लगी, राम राम। आगे इस तरह के विषयों पर कितनी चर्चाएं और किस किस विषयों को, बिंदुओं को कवर करते हुए आप देखना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, जय जय।